हे गाइस, प्रयत्न एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पंकज गोजाल एक बार फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक अगला टॉपिक लेकर। जैसा कि सब आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, इसी सीरीज़ के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वह है केंद्रीय मंत्रिपरिषद या सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किस तरीके से ये मंत्री चुने जाते हैं, क्या क्या मंत्रालय इनके पास होते हैं, किसके अंडर कार्य करते हैं, क्या कार्य शक्तियाँ इनकी होती हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में अगर हम इसका संवैधानिक प्रबंध देखें तो कहाँ पर इन मंत्रियों की जो ये मंत्री परिषद होती है इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है। तो भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश से ली गई है, कि ब्रिटेन से हमने इसको उद्धृत किया या ब्रिटेन से हमने इसको लिया गया है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो मंत्री परिषद ही होती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी जो हमारा प्रधानमंत्री है, इसीलिए शायद उसका नाम भी क्या रखा गया? प्रधानमंत्री। यानी जो मंत्रियों में क्या हो? प्रधान हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसी सीरीज के जो हमारा चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर हमने प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो जो प्रधानमंत्री है इसीलिए नाम रखा गया मंत्रियों में प्रधान। तो जितने भी ये सारे मंत्री होते हैं इनका जो नेतृत्व करता है या इनमें जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो इसके नीचे मंत्री होते हैं वो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर अगर देखें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत का विस्तार से नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे दो अनुच्छेद हैं उन आर्टिकल्स में यहाँ पर बात की गई है। किसकी? आर्टिकल 74 में और आर्टिकल 75 में इनके संक्षिप्त और सामान्य वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या रखा गया है? सामान्य तौर पर 74 जो आर्टिकल है हमारे पास मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि 75 जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उनके उत्तरदायित्व, शपथ, वेतन, भत्तों, इन सब चीज़ों से वहाँ पर संबंधित है। इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 74 में। अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 74 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो सबसे जो मुख्य बिंदु है आर्टिकल 74 का वो ये है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का काम क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना और उनका परामर्श देना। और इस मंत्री परिषद जो है इसका प्रधान या नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्री परिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन दोबारा अगर राष्ट्रपति को अगर ये भेजते हैं, दोबारा मंत्रिपरिषद कोई किसी चीज़ पर, कोई विचार पर अगर वापस भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो पहली बारी में सपोज कीजिए कोई मुद्दा आता है, कोई विधेयक आता है या कोई भी ऐसा तथ्य है जिसके ऊपर राष्ट्रपति क्या करे? मंत्रिपरिषद सलाह देती है, तो एक बारी के लिए राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है और पुनर्विचार के लिए उनको भेज सकता है कि भाई इस पर दोबारा से विचार कर लिया जाए। लेकिन अगर वही चीज़ फिर से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाती है या दोबारा से वही सलाह दे दी जाती है तो राष्ट्रपति को सलाह क्या होती है? राष्ट्रपति को सलाह माननी होती है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यानी अगर मंत्री राष्ट्रपति को कोई जांच देता है या किसी सलाह पर कोई तथ्य है उसके ऊपर सलाह करता है, जांच देता है, तो किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर हम बात करें आर्टिकल 75 में, तो जैसे हम पहले कह चुके हैं आर्टिकल जो 75 है वो किसके उपबंध के ऊपर है? तो मंत्रियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो सर सबसे पहले क्या क्या क्लॉजेज हैं? तो पहला अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर कर दी जाती है। दूसरा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषदों की सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है। काफ़ी बार पेपर में भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद, भाई प्रधानमंत्री है उसकी मंत्रिपरिषद भी होगी, लेकिन मंत्रिपरिषद में क्या सदस्यों की संख्या एक नियत की गई है या लिमिट की गई है? तो बिल्कुल की गई है। लोकसभा की जो कुल संख्या है उसका 15% से अधिक कोई भी प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में नहीं रख सकता है।
इसका उपबंध कहाँ किया हमने, तो 91 जो संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस उपबंध को यहां पर रखा गया। अगले बात करें अगर, तो संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा। सपोज कीजिए दल बदल कानून, जो आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो जो दल बदल कानून है वो जब एक पार्टी का सदस्य दूसरी पार्टी में बिना बताए दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस पर दल बदल कानून लगाया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ कानून के विरुद्ध अगर किसी राजनीतिक दल पर या सदस्य पर लगाया गया है तो वो संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य मान लिया जाता है। मंत्री जो गण हैं वो सारे के सारे मंत्री हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद क्या करते हैं, धारण करते हैं। अगला, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये चीज आप ध्यान रख लेना, जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। हमने प्रधानमंत्री में भी डिस्कस किया था कि जो मंत्रिपरिषद है वो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री पर निर्भर है। यदि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री क्या कर देता है, अपना इस्तीफा दे देता है, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। इसीलिए यह तथ्य भी यहां पर कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति संपूर्ण रूप से, सामूहिक रूप से, एक सिंगल नहीं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की क्या दिलाता है, शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई संसद सदस्य है वो 6 महीने से पहले भी सदस्य बन सकता है, प्रधानमंत्री का चुनाव भी लड़ सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी न किसी एक सदन का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी न किसी एक सदन का क्या होना पड़ता है, सदस्य बनना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस अवधि की समाप्त होने पर वो मंत्री भी नहीं रहता है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे या संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब जो ये मंत्री हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा करता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को, सदस्य को क्या कर सकता है, मंत्री बना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रधानमंत्री जिन जिन मंत्रियों की सिफारिश राष्ट्रपति के सामने रखेगा वो केवल उन्हीं व्यक्तियों को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। बिना प्रधानमंत्री की सिफारिश के राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता है। सामान्यतः लोकसभा राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति होगी। कोई भी व्यक्ति संसद की सदस्य के बिना भी मंत्री पर जो पद है उस पर सुशोभित हो सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है, चाहे वो निर्वाचन के द्वारा आए, चाहे वो नामांकन के द्वारा आए, चाहे मनोनीत होकर आए, कैसे भी आए, उसे 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है, नहीं तो उसका मंत्री पद क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। एक मंत्री को, जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, उसे बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है, सुन सकता है, अपना वहां पर अपने विचार विमर्श भी दे सकता है, परंतु वो वोट केवल उसी सदन में दे सकता है जिसका कि वो सदस्य होता है। अगर लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा, सपोज कीजिए अगर कोई मंत्री है वो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा में मंत्री है, तो वो राज्यसभा में जाकर, अगर राज्यसभा में किसी चीज के ऊपर क्या और कोई बात चल रही है, चर्चा का विषय अगर कुछ है, तो राज्यसभा में जाकर क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है, वहां पर उसमें टिप्पणी कर सकता है, सुन सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन अगर वोटिंग की जब बात आएगी तो वो राज्यसभा में वोट नहीं दे सकता है, वो केवल वोट कहां पर दे सकता है, अपने ही सदन में। यानी कि वो लोकसभा का था तो कहां पर दे सकता है, केवल लोकसभा में ही क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। बाकी दूसरे सदन में जाकर वो बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। और ऐसे ही राज्यसभा के साथ भी है, राज्यसभा का कोई सदस्य है तो वो लोकसभा में आ सकता है, बातचीत कर सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। अगर
हम बात करें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, देखिए जो ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल है ये काफी सिमिलर है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सेम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। अगर हम थोड़ा सा देखें, मंत्रिपरिषद जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होते हैं हमारी, किस तरीके से होती है, तो मंत्रिपरिषद जो होता है यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 और 17 जो क्या होते हैं, 60 और 17 क्या होते हैं, वहां पर मंत्रीगण होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में एक छोटा लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। दूसरा, जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें 3 श्रेणियों में हमने उनको बांटा। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं हमारे पास राज्य मंत्री, दूसरे होते हैं उपमंत्री। देखिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हमारे होते हैं, उन पर जो हमारा सरकार होती है, हमारे सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण विभाग किसके पास होते हैं, हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टरों के पास होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग जो मंत्रालय है, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा, ठीक है, वित्त मंत्रालय है हमारा, इस तरीके रक्षा मंत्रालय है, तो इस तरीके के जो मंत्रालय होते हैं वो सारे किसके पास होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टरों के पास होते हैं। गृह मंत्रालय है, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय, ये सब किसके पास होता है, कैबिनेट मिनिस्टरों के पास होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है राज्य मंत्री। तो जो राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। सहयोग के मामले में कैबिनेट मंत्री के मंत्रालयों के विभाग का प्रभार भी दे दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कैबिनेट मंत्री के सदस्य नहीं होते हैं वो उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि जो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्रियों की जब बैठक होती है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित ना किया जाए, तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास यहां पर है उपमंत्री। उपमंत्री ज्यादातर क्या होते हैं, मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता इनके पास। इन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों के प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। एक तरीके से इनके हेल्पर या एक तरीके से इनकी हेल्प करने के लिए इनको रखा जाता है। और एक कैबिनेट के सदस्य भी नहीं होते हैं और उनकी बैठकों में भी क्या नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, वो होते हैं उपमंत्री। इसी तरीके से जो मंत्रिमंडल है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और यह मंत्रिपरिषद का क्या है, एक छोटा सा भाग होता है। कौन सा, मंत्रिमंडल। सरकारी कार्य होते एक साथ बैठक नहीं करते हैं, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। और जो मंत्रिमंडल है वो हर हफ्ते क्या करता है, बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय भी लेती है। मंत्रिपरिषद जो है वो सभी शक्तियां होती हैं लेकिन कागजों में दी जाती हैं। मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके लिए कार्य करती है। जैसे मंत्रिपरिषद है, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है और मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देशित देती है और निर्देश सभी मंत्रियों को बाध्यकारी होते हैं। अगर मंत्रिमंडल कोई राजनीतिक निर्णय लेकर कोई अगर निर्देश देती है किसी मंत्रिपरिषद को, तो ये निर्देश सभी मंत्रियों पर क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। यदि मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है, जो मंत्रिपरिषद है, जो निर्णय निर्देश मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए हैं, तो मंत्रिपरिषद उन निर्णयों को क्या कर सकती है, लागू करती है। यदि मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है, और मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो खुद ही क्या करती है, अपने निर्णय जो उसके द्वारा दिए गए हैं उनका अनुपालन करती है, उनका देखरेख क्या करती है, स्वयं करती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर किसमें, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं डिटेल में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।